आपको बता दें कि फील्ड पोल यानी कंस्ट्रक्शन पार्ट पे चल रहे थे, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में हम लोग फील्ड पोल तक पढ़ लिए थे। ये बात सच है, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो टॉपिक है वो है रोटर और आर्मेचर। फील्ड पोल और स्टेटर जो था जिसमें हम लोग पढ़े थे बाबू, वो था आपका स्टेटर पार्ट। क्या था? स्टेटर पार्ट। और स्टेटर पार्ट यानी अस्थिर भाग था, ठीक है, अस्थिर भाग था। कौन? बॉडी, योक या फील्ड पोल। अभी जो आपके सामने दिख रहा है ये आपका आर्मेचर है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये आर्मेचर में ही आपको वाइंडिंग किया हुआ मिलता है। ये जो आपको फील्ड पोल के बीच में जब घूमता है तो इसी को क्वाइल क्या करता है? काटता है, और इस क्वाइल में ईएमएफ पैदा होता है। क्या पैदा होता है? विद्युत वाहक बल। ये कितना पैदा होगा, कैसे होगा, इसके समीकरण को भी एकदम विस्तार पूर्वक से आपको समझाएंगे, और पूरी चीज़ें एकदम टू द पॉइंट, इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल चलते हैं, ये आपका आर्मेचर है। आर्मेचर वह होता है, एक लाइन आप समझ लीजिए लड़के, आर्मेचर का मतलब समझते हैं कि घूमने वाला पार्ट। हम आपको बताते हैं आर्मेचर घूम भी सकता है, आर्मेचर नहीं भी घूम सकता है। तो आप कहेंगे सर क्या डिफाइन कर रहे हैं आप? हमारे कहने का मतलब है कि आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर जो होता है वह होता है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड किया जा सके। ईएमएफ मतलब जिसमें वोल्टेज पैदा होता है। आप कहेंगे सर इसको घुमाएंगे तो वोल्टेज पैदा होगा, इसमें ईएमएफ पैदा होगा? नहीं घुमाएंगे तो कैसे होगा? भाई फ्लक्स कटवाना है तो आर्मेचर को अस्थिर करके फ्लक्स को भी घुमा सकते हैं तो भी फ्लक्स कटता है। जैसे मान लीजिए आपको खीरा काटना है या तरबूज काटना है, तो तरबूज पे चाकू चलाओ तो भी तरबूज कटेगा, या चाकू पर तरबूज चलाओ तो भी कटना किसको है? तरबूज को है। यानी ईएमएफ उत्पन्न होना किसमें है? क्वाइल में है। तो ये आर्मेचर वर्ड, और आगे से विस्तार से तब समझिएगा जब हम लोग अल्टरनेटर में चलेंगे तो वह आर्मेचर नहीं घूमता है, प्रत्यावर्तक जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। इस बात को समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। इस बात को और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा जब आगे हम आपको लेकर चलेंगे। फर्स्ट बहरहाल अभी हम चलते हैं किस पर? आर्मेचर पर। आर्मेचर एक लाइन समझिए, डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज पैदा होता है यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है वह होता है आर्मेचर में। ये इसलिए बार बार आपको बता रहे हैं कि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो केवल और केवल सर्किट डायग्राम दिखने को मिलेगा। हम आपको कहेंगे कि ईएमएफ कहां पैदा होता है, तो आपको यही तस्वीर याद आना चाहिए कि ईएमएफ या वोल्टेज जो पैदा होगा इसके आर्मेचर के क्वाइल में पैदा होगा, ठीक है। यह है घूमने वाला भाग। इसके आगे जो देख रहा है ये है कम्यूटेटर। यही कम्यूटेटर को हम बाहर करके आपको दिखा रहे हैं और आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। कम्यूटेटर को जब पढ़ाएंगे तब, अभी जस्ट पहले आर्मेचर के बारे में देख लेते हैं। आर्मेचर को हम लोग रोटर पार्ट कहते हैं, घूमने वाला भाग, ठीक है। कह रहा है कि यह बेलनाकार होता है। क्या होता है? बेलनाकार। कहेंगे सर बेलनाकार का मतलब सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, जो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। और एक बात और भी आपको बताएं, ये पटलित होता है। पटलित मतलब लेमिनेटेड होता है, लेमिनेटेड होता है। और किस चीज से? ये सिलिकॉन स्टील पटलित होती है। पटली मतलब पतली पतली पत्ती के बने होते हैं। कह रहा है कि ये सिलिकॉन स्टील के क्यों बनाए जाते हैं बाबू? पीछे भी चर्चा किए कि सिलिकॉन स्टील को बनाने का उद्देश्य एक ही है कि हिस्टेरेसिस लॉस, यानी इसी को हिंदी में कहते हैं शैथिल्य हानि। क्या बोलते हैं? शैथिल्य हानि को कम करने के लिए, शैथिल्य हानि को कम करने के लिए, समझ रहे हैं? शैथिल्य हानि को कम करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो कह रहा है कि इस यह गोल पतली स्टंपिंग के बनाए जाते हैं। पूरी वीडियोस हम आपको दिखाए थे पिछले लेक्चर में कि स्टंपिंग मतलब पतली पतली पत्ती के बनाए जाते हैं, और ये पतली पतली पत्ती का बना करके इतना बड़ा ड्रम तैयार किया जाता है। और पत्ती पर चारों तरफ से क्या होता है? ये खांचे कटे होते हैं, ठीक है। कैसे? याद रखिएगा, हम बोले थे इस तरह के खांचे चारों तरफ से कटे होते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर दिखाए थे आपको पीछे के लेक्चर में, देख लीजिए। इट इज मेड ऑफ राउंड ऑफ द स्टंपिंग, पतली पतली पत्ती का।
या इंसुलेटेड लेमिनेशन की मोटाई, जो इंसुलेटेड स्टम्पिंग होता है उसकी मोटाई 0.35 से लेकर के 0.5 तक होता है। ठीक है, अब एक बात आपको बता दें कि जब मोटाई पतली होती है, इसका मतलब आप कहेंगे सर पूरा पतला कर दीजिए। अब इतना भी पतला नहीं कर दीजिए कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। ठीक है, ईडी करंट पतला करने का मतलब है कि याद रखिएगा, पतला पतला बनाने का उद्देश्य किया है कि ईडी करंट कम बने। जितना आयतन कम होगा ईडी करंट उतना कम बनेगा, और सभी पत्ती पर बनेगा तो हीट कम होगा। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा एक आपका मटेरियल है, और इस पूरे मटेरियल में अगर करंट प्रवाहित होगा तो ये ज़्यादा हीट होगा। अगर इसको पतला पतला कर दिया जाएगा तो हीट क्या होगा, बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यही हमारा उद्देश्य है कि हीट कम हो, क्योंकि जब इसमें करंट बहेगी तो ये हीट होगा। ठीक है, चलिए और बेहतर तरीके से हम आगे इसको देखेंगे, पूरी कहानी जो लॉस के बारे में देखेंगे तो लॉस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, आर्मेचर दो प्रकार के होते हैं। आर्मेचर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें 95% जो आर्मेचर होता है हम लोग इस प्रकार का ही यूज करते हैं, ड्रम प्रकार का यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है रिंग टाइप। रिंग टाइप आर्मेचर कैसे होता है हम आपको दिखा देते हैं, देखिए कैसे होता है। जैसे आपको ईएमएफ पैदा करना है या वोल्टेज पैदा करना है, तो जैसे ये एन है और ये आपका एस है। ठीक है, ये फ्लक्स निकलेगा। इसमें रिंग टाइप का मतलब होता है ऐसा गोलाकार सीधा। ठीक है, तो ये जो रिंग टाइप का होता है, इसको घुमाइएगा तो इसमें ईएमएफ पैदा होगा। ये रिंग टाइप का होता है, गोल टाइप। लेकिन ये क्या है, बेलनाकार टाइप है। हम लोग सबसे ज्यादा अगर यूज करते हैं आर्मेचर का तो वो बेलनाकार यूज करते हैं। ठीक है, दो प्रकार के आर्मेचर होते हैं। अब इस आर्मेचर की बात करें तो आर्मेचर में जो है कॉपर होता है, तो कॉपर लॉस भी आर्मेचर में ही होता है। ठीक है, कितना होता है जब लॉस पढ़ेंगे उस समय क्लियर बताएंगे, क्योंकि सारी चीजें एक साथ अगर आपको बताएंगे तो एक बात जान लीजिए कि सब एक ही बार में खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे बहुत सारे व्यंजन बने हुए हों और आपको खाने के लिए मिले तो जल्दीबाजी नहीं करना है, सबको आप प्लेट के लपेट नहीं देना है, फिर किसी का स्वाद आपको समझ में नहीं आएगा। हकीकत है, पढ़ाई भी जब करते हैं ना मेरे दोस्त, तो इसी तरह से पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पार्ट बाय पार्ट पढ़िए, फिर आपको जो मज़ा आएगा, आनंद आएगा, सबका स्वाद मिलेगा। चटनी का अलग, अचार का अलग, हर एक भुजिया का अलग, सलाद का अलग। तो इसी तरीके से पढ़ने का स्टाइल होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी कुछ हो जाता है। ठीक है, अब जरा सा देखें, अब हम कह रहे थे कि जो आर्मेचर होता है उसमें ईएमएफ पैदा होता है, यानी वोल्टेज पैदा होता है। तो हम लोग लेंगे कैसे, मतलब जनरेटर पर जो आपको वोल्टेज मिलता है वो कैसे मिलता है। आर्मेचर में जब पैदा होता है करंट या वोल्टेज, तो वो देखिए, जो भी आर्मेचर का पार्ट काट के हटाएं, देखिए जरा सा एकदम पूरा क्लियर दिखाएंगे आपको। ये जो कॉइल होता है ना, ये सारे के सारे कॉइल का कनेक्शन होता है कम्यूटेटर पर। ये जो आपको दिख रहा है, इसी चिड़िया का नाम है कम्यूटेटर। इसी चिड़िया का नाम है कम्यूटेटर, हिंदी में कहते हैं दिक् परिवर्तक। दूसरा और भी बताए थे, इसको यांत्रिक दिष्टकारी भी कहते हैं। सबसे पहली बात, ये बात आपको बता चुके हैं, किसी भी जनरेटर में डीसी वोल्टेज पैदा नहीं होता है, डीसी करंट उत्पन्न नहीं होता है। जब भी होता है तो एसी करंट उत्पन्न होता है। ये बात सबको पता होना चाहिए। क्या पैदा होता है, डीसी करंट। अगर इसमें पैदा हुआ तो टोटल करंट जो है वो कलेक्शन करता है कौन, कलेक्ट करता है कौन, संग्रह करता है कौन, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर के बीच जो है वो लगा होता है इक्विलाइजर रिंग। जरा सा लिख देते हैं, याद रखिएगा। एक होता है समकारी रिंग, समकारी। ठीक है, समकारी पूछा जाता है आपको, इसीलिए हम लिख देते हैं समकारी रिंग। समकारी रिंग को कहते हैं इक्विलाइजर, इक्विलाइजर रिंग। समकारी रिंग का काम है कि करंट को सभी सेगमेंट पर समान रूप से वितरित करने का। ये लाइन लिख लीजिएगा। समकारी रिंग का काम है आर्मेचर में उत्पन्न करंट को कंडक्टर के द्वारा सभी सेगमेंट पर समान रूप से वितरित करना। ये लाइन आपके नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जरा सा ये जो
एक एक करके देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। ये क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? एक एक कर, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर टोटल का टोटल करंट आर्मेचर से आपको कम्यूटेटर पे आ रहा है, लेकिन ये तो सर शाफ्ट पर फिट है। शाफ्ट पर फिट है तो पूरा का पूरा करंट शाफ्ट को छूने से लग जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो होता क्या है, आपको प्रॉपर वे में बताएं। ये जो सेगमेंट है, अगर सभी तार में करंट अलग अलग आ रहा है, अगर ये सट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर आपको लफड़ा है। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए। इसमें कम्यूटेटर यानी इन सेगमेंट खंडों के बीच माइका का इंसुलेशन यूज करते हैं। माइका यानी अभ्रक। किसका? अभ्रक। पूरा लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, हम अभी समझा रहे हैं आपको, समझिए। अभ्रक, इसी को इंग्लिश में कहते हैं माइका। माइका जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा, विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। ये लाइन भी आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार आपको पूछा जाता है। विद्युत में सबसे अच्छा कुचालक के रूप में काम करता है माइका। देखिए इसके अंदर ये देख रहे हैं, ये माइका है। माइका कुचालक होता है, जो भी करंट आता है इसको इससे दूर रखता है, बोलते बचा के रखने के लिए। अब एक बात आप समझिए कि अगर कम्यूटेटर पर करंट आ गया तो भी तो आपके टर्मिनल पर नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी कम्यूटेटर के टर्मिनल पर यहां पर लगाते हैं ब्रश। क्या लगाते हैं? ब्रश लगाते हैं। ठीक है, याद रहे आपको, इसमें कम से कम कितने ब्रश लगाएंगे? 2 ब्रश लगाएंगे। कितने? 2, एक इस साइड और इसके विपरीत साइड। ठीक है, ब्रश किस चीज का बना होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और ब्रश कैसा होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, ये बात भी अभी बताते हैं। पहले कम्यूटेटर की पूरी कहानी देख लेते हैं। कम्यूटेटर का कार्य है आर्मेचर के कंडक्टर में उत्पन्न, आर्मेचर के तार में उत्पन्न धारा के प्रवाह को संग्रह करना, कलेक्शन करना। जो भी पैदा होगा कहाँ आएगा? कम्यूटेटर पर। यह एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। क्या करता है कम्यूटेटर? कम्यूटेटर का काम है एसी जो पैदा होता है उसको डीसी में बदल करके ब्रश के सहारे टर्मिनल पर भेजना। ठीक है, यही कारण है कि कम्यूटेटर अगर नहीं रहेगा तो आप डीसी सप्लाई नहीं ले सकते हैं। एक क्वेश्चन से आपको बार बार पूछा जाता है, क्या सर? कहेगा किसी भी मोटर या जनरेटर को देख करके कैसे पता चलेगा कि यह डीसी मोटर है या डीसी जनरेटर है? तो प्रश्न में याद रखिएगा, जिसमें कम्यूटेटर लगा हुआ रहेगा, जिसमें कम्यूटेटर लगा हुआ रहेगा, वो सब चीज क्या होगा? डीसी होगा। क्या होगा? डीसी होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, कह रहा है कि कोई कह रहा है माइका जो है वो किस चीज का बना होता है? देखो बाबू, माइका जो बनता है वो चीनी मिट्टी का बनता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं किस चीज का होगा, कितना होगा, ये सब बताएंगे आपको। ठीक है, चले कहां थे हम लोग? चले आगे। हम लोग कह रहे थे कि यह जो माइका है वो इसके इंसुलेटिंग मटेरियल के काम किया। अब ये जो कॉपर है और ये भी कॉपर है, इस कॉपर में फर्क ये है कि ये जो कॉपर है ये हार्ड ड्रॉन कॉपर है। क्या? ये जो सेगमेंट बना हुआ है, कम्यूटेटर खंड बना हुआ है, ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का है। किसका है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का है। इसके अगर बुक में जाकर के फिगर देखें तो इस तरह से फिगर बनाए गए हैं, लेकिन इसको देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि कम्यूटेटर आपके सामने में रखा हुआ है। नहीं लग रहा है जी? फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ यार, फील हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही पेज बाय पेज यही लेके आएंगे। जब इसी में मजा आएगा तो इसका क्या मेहनत है दिन रात करने का, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि यह एक दूसरे की ओर से, यह जो सेगमेंट है एक दूसरे से माइका से यानी अभ्रक से क्या होता है? इंसुलेटेड होता है। ठीक है, क्या होता है? इंसुलेटेड होता है। और यह कम्यूटेटर क्या होता है? शाफ्ट पर फिट होता है। देखो बाबू, बीएसपीसीएल की वैकेंसी जब भी आएगी तो आपको मुंह देख कर नौकरी नहीं देगा। ठीक है, कि आप एकदम बढ़िया से मुंह देख लीजिएगा। आएगा, जब आएगा आप तैयारी करिए, जिस दिन आएगा उस दिन आएगा। हमारे कहने से या हमारा कोई ससुराल वाला का कोई भाई नहीं है,
साला कर कुटुम नहीं है कि बोल देंगे कि कब आएगा, लेकिन याद रहे कि संभावना है, संभावित है कि BSPCL की वैकेंसी आ सकती है। क्यों? क्योंकि जो डाटा है वो मांगा गया है, और डाटा मांगा गया है तो वैकेंसी आएगी। लेकिन चुनाव है 2024 में, तो इससे पहले, कुछ पहले हो सकता है, यानी 6-7 महीना या 5 महीना जब भी आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। आप पहले पूरी पढ़ाई कर लीजिए, और नहीं पढ़ना है तो चुपचाप भाई डिस्टर्ब नहीं करिए, ठीक है। जब कुछ लोगों का हर चैनल पे जाकर ई वैकेंसी कब आएगा, एग्जाम कब होगा, ई कैसे होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये करना है, पढ़ना है नहीं। जिस दिन आएगा ना उस दिन मुंह बाइएगा, नौकरी कोई लेके जाएगा, जो पढ़ रहा है वो नौकरी लेके जाएगा, जो ये पूछ रहा है वैकेंसी कब आएगा, वैकेंसी कब आएगा, वो ऐसे आएगा भी, उसके सामने चला भी जाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे उसका। इसलिए दोस्त पढ़ाई करो, जिस दिन आएगा उस दिन रगड़ देंगे, ठीक है। पढ़ा हुआ रहेंगे तो नौकरी कोई नहीं लेगा, थोड़ा लेट होगा, देर होगा, और क्या होगा, ठीक है। आप इंतजार करते रहिए कब आएगा, सावन का महीना तो झूला झूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। ऐसे करोगे, एक तो एक्स्ट्रा क्लास हम पर डे इसमें ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये जो है आपका कह रहा है कि अब इसके बाद हम बोले जो ब्रश होता है वो कम्यूटेटर पर लगा होता है, और कम्यूटेटर पर जो ब्रश लगी होती है, ये ब्रश आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रश किस चीज़ की बनी होती है। तो ब्रश जो होता है वो हम आपको बता दें, ये कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन के, कार्बन ब्रश होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे जनरेटर में या मोटर में, डीसी मोटर में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये जो ब्रश होता है ये ब्रश होल्डर में होते हैं, ठीक है। ये दो ही सेगमेंट हम लिए हैं। कई लोगों के मन में ख्याल आता है कि सर आप जो कम्यूटेटर से करंट ले रहे हैं तो कार्बन ब्रश क्यों यूज कर रहे हैं, आप सीधा सीधा कॉपर यूज कर लीजिए, सबसे अच्छा तार है। तो बाबू कॉपर अगर यूज करेंगे तो कम्यूटेटर से करंट जो कॉपर पे जाएगा तो उस समय चिंगारी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। चिंगारी को कम करने के लिए एक प्रतिरोधीय पदार्थ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट कि चिंगारी को कम करने के लिए प्रतिरोध का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाकर रखते हैं। दूसरा है कि कॉपर रखेंगे आप, वो घिसेगा, तो जिस चीज़ पर चलेगा तो फिर दिक्कत है। लेकिन ग्रेफाइट या कार्बन लेने से क्या होता है, थोड़ा घिस भी जाएगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यानी कार्बन का मेन उद्देश्य है कि चिंगारी पैदा कम हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कह रहे हैं कि इसका जो छोटी छोटी मशीनों में करंट एकत्रित करने के लिए कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बड़ी मशीनों में अत्यधिक करंट के लिए कार्बन एलॉय या उसमें कार्बन के साथ साथ और चीज़ें मिला देते हैं, थोड़ा सा कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। कॉपर के ब्रश बनाए जाते हैं, जब बड़ी बड़ी मशीनों की बात करते हैं तब वहाँ पर कॉपर के ब्रश यूज किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में आपको करंट लेना होता है, तब आपके कार्बन ब्रश वहाँ काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम अमरेश कुमार कहते हैं आपकी कृपा से हम सेल में सेलेक्ट हो गए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आप सेल में सेलेक्ट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो मिठाई कब खिला रहे हैं? सेलेक्ट जब हो गए हैं तो मिठाई कौन खिलाएगा, सब मिठाई बाकी रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी खुशी की बात है कि सेल में आपको जॉब मिल गया। चलिए, कह रहा है कि यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं कार्बन ब्रश की, तो कार्बन ब्रश जो है वो प्रत्येक, इसमें ये जो होता है ये आपको ये पीतल के खोखली होल्डर में लगाया जाता है, ठीक है। अब याद रहे आपको कि ये जो आपका ब्रश है इसमें जो कार्बन ब्रश डाले गए होल्डर किसका होता है? पीतल का होता है। पीतल यानी सीधी सीधी बात बताएं, ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ये छड़ों में रखा जाता है। कह रहा है जो ब्रश है कम्यूटेटर, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्रश लगाए जाते हैं ये ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट पर लगाया जाता है। तो जो एरिया होगा, जो मुंह होगा सेगमेंट, मान लीजिए मेरा हाथ का उंगली है, ये सेगमेंट है, मेरा अंगूठा ब्रश है, तो इस ब्रश का क्षेत्रफल इस सेगमेंट पर होगा। लेकिन ब्रश क्या करेंगे, इसे ला के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, इसके पीछे ब्रश लगी, स्प्रिंग लगी होती है, इस पर क्या होता है, प्रेशर करके लगाया होता है। क्या? प्रेशर करके लगाया होता है, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को, अब प्रेशर कितना होता है,
ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा, आर्मेचर घूमेगा कैसे, फिर आपको घर्षण लॉस की वजह से स्पीड कम हो जाएगा जनरेटर का। इसीलिए जो दबाव होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कह रहा है कि ब्रश के क्षेत्रफल के अनुसार उस पर प्रेशर लगाया होता है। कह रहा है 0.1 से 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जब एक ब्रश का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस पर जो प्रेशर दिया जाएगा वो 100 ग्राम से 200 ग्राम दिया जाएगा। केजी में लिखा हुआ, आप ग्राम में निकाल करके देख लीजिए, अंदाजा लगा सकते हैं इस ब्रश का क्षेत्रफल कितना हो सकता है, इस पर प्रेशर कितना दिया जाता है। ठीक है, चल आगे चले। कह रहा है कि ब्रश कम्यूटेटर उत्पन्न करंट को बाहर की ओर भेजता है। ब्रश का काम क्या है जनरेटर में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट पैदा होगा आर्मेचर में, आर्मेचर से जाएगा कम्यूटेटर पर और कम्यूटेटर से निकलेगा ब्रश से बाहर होते हुए आपको टर्मिनल पर देता है। एक एक प्रोसीजर याद रखिए, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, किसी भी स्किल इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आप इस तरीके से अगर आप जवाब देते हैं तो उस व्यक्ति को, सामने वाला को पल भर के लिए आंख में धूल झोंक सकते हैं। वो आपको इतना समझ सकता है बंदा कहीं ना कहीं काम किया है। ये प्रैक्टिकल आदमी एक प्रोसीजर वाइज से काम करता है। ठीक है, इसीलिए एक बात याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला है आपका, इसके बाद ब्रश की बात कर रहे हैं तो ये जो बनाया जाता है कॉपर और जिंक का होल्डर में सेट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ये क्या, फ्रंट कवर या इंड कवर। ये देखिए, ये आपका पूरा बॉडी है और ये है आपका, याद रखिए, ये है आपका रियर, ये आपका फ्रंट है। तो फ्रंट इंड कवर, फ्रंट तो सबको पता है, फ्रंट कैमरा पता है ना जी, फ्रंट कैमरा सेल्फी वाला, सामने वाला जो सामने में होता है सेल्फी वाला, कह रहा फ्रंट से लो, रियर मतलब पीछे वाला, पिछवाड़ा वाला ना। तो याद रखिए क्या मरम्मती छत्तीसगढ़, सर आप रिप्लाई नहीं देते हैं, क्या रिप्लाई देंगे भाई, पढ़ाएंगे क्वेश्चन पूछेगा तो रिप्लाई देंगे, इसमें ABCD बतियाइएगा तो क्या रिप्लाई देंगे हम आपको। क्या पूछना चाहते हैं बोलिए, जो जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए, हम अंत में आपको सबका जवाब देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब फ्रंट कवर की बात करें तो फ्रंट कवर जो होता है किसी भी DC जनरेटर का, वो होता है कम्यूटेटर के साइड में, जिस साइड कम्यूटेटर लगा होता है उस साइड का जो कवर होता है फ्रंट कवर, और जिस साइड से फैन लगा होता है पीछे से होल होता है वो होता है कौन सा, रियर कवर। रियर और इधर से होगा फ्रंट, इधर ही आपका कम्यूटेटर लगा हुआ होगा। ठीक है, कह रहा है कि यह किस चीज़ का बना होता है, तो भाई ये जो बना होता है ये आपका ढलवा लोहा का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। और आपको बताए थे यही जो इंड कवर और फ्रंट कवर है ये पूरे पूरे कम्यूटेटर या आर्मेचर को अपने निर्धारण करता है। याद रखिए, हम बोले थे बॉडी जो योक है वो आर्मेचर को, शाफ्ट को अपने पर धारण करता है। कैसे करता है बाबू, ये देखिए, ये जो शाफ्ट है ना, इधर शाफ्ट है तो इसमें बीच में होल होता है, जो आपका पीछे वाला कवर है तो बीच में होल होगा, इस साइड भी होल होगा, इस साइड भी होल होगा, दिख रहा है आपको। उस होल में क्या फिट होता है, बेयरिंग फिट होता है। कौन कौन से बेयरिंग है पूरा एकदम डिटेल आपको दिखाएंगे, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये जो आपका कवर है ये फैन क्यों दिया जाता है, इसको बोलते हैं कूलिंग फैन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ये कूलिंग फैन किस चीज़ का बनता है, तो ये आपको कास्ट आयरन का बनता है, ढलवा लोहा का बनता है। ये जब घूमेगा तो जो आर्मेचर में हीट पैदा होगा उस हीट को लगभग कम करने का काम करेगा। पूर्णतः कम तो नहीं कर सकता है लेकिन इतना कम करके रखेगा कि वो कॉइल जो है जल्दी बिना किसी के नहीं चले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर करें। अगला जो पार्ट है वो रियर कवर है, बस ठीक उसी प्रकार होता है। लेकिन रियर कवर कहाँ होता है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रियर कवर किधर होता है, तो रियर कवर होता है पीछे वाला भाग में। एक साइड होता है कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर के विपरीत साइड में जो होगा वो रियर कवर होगा। चलिए इसके बाद इसकी बनावट लगभग सेम है, इंड कवर के जैसा होता है। दोनों का बनावट सेम है, बस फर्क है कि कौन किस साइड लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अभी जो फैन होते हैं वो आपके प्लास्टिक के होते हैं, तो प्लास्टिक वाला बाबू हीट होगा तो चल जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल छोटे छोटे मोटर में होता होगा, लेकिन जो प्लास्टिक के फैन लगाओगे हीट होने के बाद वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, फिर दिक्कत होगा। कह रहा है कूलिंग फैन
कूलिंग फैन कास्ट टर्न का बना होता है जो कम्यूटेटर के विपरीत दिशा में क्या होता है, फिट होता है। ये बात बोले, जो कूलिंग फैन है वो कम्यूटेटर के विपरीत दिशा में फिट होता है। ये कंस्ट्रक्शन के पार्ट हैं अभी, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो शाफ्ट ये सब यूज करते हैं उसमें बेयरिंग लगी होती है, क्योंकि जो शाफ्ट फिट होता है वो बेयरिंग पे होता है, क्योंकि बेयरिंग का दो भाग होता है, एक घूमने वाला एक अस्थिर वाला भाग। तो ये जो बेयरिंग दिख रहा है आपके सामने अभी, ये बेयरिंग कौन सा बेयरिंग है? बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं? जनरेटर में कौन से बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं? कंस्ट्रक्शन से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि एक डीसी जनरेटर में कौन सा बेयरिंग प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कौन सा बेयरिंग प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो आपको बता दें कि ये कौन सा बेयरिंग है, पहले आप लोग बता दीजिए ये कौन सा बेयरिंग है। इस बेयरिंग का नाम जानते हैं आप? ये वाला जो बेयरिंग है ये कौन सा बेयरिंग है? देखिए, ये जो बेयरिंग होता है ना बाबू, तो बेयरिंग आपका लगभग 3-4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। याद रखिए, यह आर्मेचर को आसानी से घुमाता है, यानी जब भी आर्मेचर हम लोग फिट करते हैं तो घुमाता है तो बेयरिंग पर ही होता है। एक होता है बुश बेयरिंग, एक होता है बॉल बेयरिंग, एक होता है रोलर बेयरिंग। आज आप बहुत सारे नए चीज़ सीखेंगे। ये जो बेयरिंग है ये बूश बेयरिंग है, ठीक है। बूश बेयरिंग में क्या होता है? बॉल नहीं होता है, ठीक है। बूश बेयरिंग में बॉल नहीं होता है, मतलब छोटे छोटे गोली नहीं होती है। कैसे? ये जो रिक्शा वगैरह होता है ना, बैलगाड़ी देखे हो, बैलगाड़ी में जो पहिया होता है उसमें जो धुरी होती है उसमें कोई बॉल बेयरिंग नहीं होता है। जो पहिया बनाया जाता है उसके अंदर देखिएगा इस तरह का मेटालिक शीट डाल दिया जाता है, ठीक है, मेटालिक डाल दिया जाता है। अब उसमें शाफ्ट घुसा दीजिए और ग्रीस लगा दीजिए, वो खुद ब खुद घूमेगा, मतलब बॉल की आवश्यकता नहीं होती। इसको क्या बोलेंगे? देखिए, बहुत मेहनत से इस पिक्चर को क्लिक करके आपके सामने सेट किए हैं, ये पूरा खोल के दिखाएं। इसमें इसको डाल देंगे, ऊपर से नट बोल्ट से कस देंगे और इसके अंदर क्या डालेंगे? ये भी आपका बूश बेयरिंग है, ठीक है। तो याद रखिए, बताइए इसमें से कौन सा भाग घूमता है? आप लोग बताइए कि ये ए वाला पार्ट घूमता है कि अंदर बी वाला पार्ट घूमता है? कौन सा पार्ट मूव करता है? बेयरिंग का कौन सा पार्ट मूव करता है? ये बाहर ए वाला या अंदर बी वाला? कौन सा पार्ट मूव करता है बताइए? ये जो बेयरिंग है ये कौन सा पार्ट मूव करता है? बताइए, कौन सा पार्ट मूव करता है? ए वाला मूव करता है या अंदर वाला बी वाला मूव करता है, घूमता है? कौन घूमता है? देखिए, सभी लोग अंट संट बाबा जी का घंट जवाब दिए हैं, गलत गलत जवाब नहीं देना है, ठीक है ना। तो याद रहे, ए वाला पार्ट तो शाफ्ट पे जाके फिट हो जाता है, घूमता है तो अंदर वाला भाग घूमता है, ठीक है। ये जो बूश है ये बूश घूमता है, ठीक है, बाहर वाला भाग नहीं घूमता है, अंदर वाला को बूश बोलते हैं, ठीक है। ये तो हुआ बूश बेयरिंग। आइए आपको दिखाते हैं बॉल बेयरिंग। ये आपका कौन सा? ये आपका बॉल बेयरिंग है, ठीक है। ये बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग में देखेंगे तो ये गोल गोल कर का बॉल होता है। ये चलते चलते ढीला हो जाता है इसके अंदर में, और बहुत दिन के बाद ये बेयरिंग जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन उतना भी जल्दी खराब नहीं होता है। ये जो बॉल बेयरिंग है ना बाबू, ये बॉल बेयरिंग अपना प्रयोग होता है डीसी जनरेटर में, जो शाफ्ट पर आर्मेचर को घुमाता है। फ्रंट कवर और इंड कवर बीच में जो बेयरिंग लगी होती है वो होता है बॉल बेयरिंग। कौन सा बेयरिंग होता है? बॉल बेयरिंग, ठीक है। इसी बेयरिंग का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका बॉल बेयरिंग है। लेकिन आपसे कभी पूछा जाए, चाहे आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, नॉन टेक एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे हैवी लोड के लिए सबसे उच्च हैवी लोड वाला बेयरिंग कौन सा होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाले व्यक्ति हो या मैकेनिकल वाले, मशीन तो सबको देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद आप इसमें कितने लोग हैं जो रोलर बेयरिंग देखे हैं, ठीक है। आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो रोलर बेयरिंग देखे हैं बाबू, बताइए तो। ये तो सब देखे हैं। इसका काम क्या होता था कि बचपन में मशीन से निकालिए और दो लगा दीजिए और ठेला पे लगा दीजिए। देखिए, विकलांग आदमी लगा देता है, एकदम धक्का मार के चलता है। तो बचपन में, आजकल तो खैर भिखारी यूज करता है, वो भी स्टैंडर्ड हो गया। दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम, ठीक है। झोली एक को एक दोगे 1000 मिलेगा, है ना, वो उसके गाड़ी में लगी होती है ना, ये बॉल बेयरिंग लगा होता है, ठीक है। बड़ा शानदार बेयरिंग होता है, ठेल के खींचिए, मार के धक्का, ABCD करते रहिए। और अब जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो जबरदस्त तरीके से। बताइए पहले, कितने लोग बता सकते हैं कि रोलर बेयरिंग का प्रयोग कहाँ होता है? ये बॉल बेयरिंग है, कितने लोग बता सकते हैं कि रोलर बेयरिंग का प्रयोग कहाँ होता है? बताइए, है हिम्मत तो।
आप बताइए रोलर बियरिंग का प्रयोग कहाँ होता है? रोलर बियरिंग का प्रयोग कहाँ होता है? क्या कई लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं तो हम तो दिखा देंगे आपको। बताइए रोलर बियरिंग का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए आप लोग को बता देते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है आपका रोलर बियरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैर इस पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, ये इसमें बॉल होता है, बियरिंग होता है, ये तो बता ही दिए। रोलर बियरिंग जो होता है ये आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका रोलर बियरिंग है। ठीक है, ये आपका कौन सा है? ये रोलर बियरिंग है। अगर गौर से देखें तो ये जो पार्ट है ये अंदर वाला पार्ट है और ये इसके ऊपर ये इसका कवर है। ठीक है, एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन देखिएगा गौर से तो अंदर में एक सेट खांचा होता है और इसमें रोलर होता है, और ये रोलर बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, पीट करके बहुत सारे मटेरियल का जिसका डेंसिटी या घनत्व बढ़ा करके क्या करता है, बहुत ठोस बना करके बनाया जाता है। और रोलर बियरिंग क्या होता है, ये जल्दी खराब नहीं होता है। जब रोलर बियरिंग की बात करेंगे तो ये जो रोलर बियरिंग है याद रखिएगा ये बहुत ही हैवी लोड को बर्दाश्त करता है। आप जब देखेंगे तो बड़े बड़े ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब जो आप देखते हैं, थ्रेसर चलाया जाता है, हाड़मा क्या का तो ढेर सारा नाम होता है, तो उसके ट्रक ये कहाँ दिखने को मिलेगा? ट्रक के नीचे में देखिएगा ना तो वो जो घूमता हुआ रहता है वो रोलर बियरिंग ही होता है। क्योंकि हैवी लोड को बर्दाश्त करने का पूरे अभी जो सबसे ज़्यादा बियरिंग का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है किसका? इसका। ये जो प्रयोग किया जाता है ये आपका रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को जो रोलर बियरिंग यूज करना है जनरेटर में, भाई अपने आप कितना वजन होगा? आपके मशीन जो डीजल इंजन है या जनरेटर चलाने वाला है या डीजी चलाने वाला है वो बहुत ज़्यादा हैवी लोड का नहीं होता। ये टन के टन लोड को बर्दाश्त कर सकता है। और याद रखिए ये फंसता नहीं है जल्दी, क्योंकि आप देखिएगा कि किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जब गोल गोल कोई चीज़ रख देते हैं तो बड़े बड़े जहाज को धकेल देते हैं, उस पर वो लोड बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है ना, चलिए समझ गए। अब इसमें कोई देखने की बात नहीं है, बस समझ जाइए, इतनी कहानी लेकर नहीं चलना है। आप याद रखिएगा कि आपको डीसी जनरेटर में जो हम लोग उपयोग करते हैं वो बॉल बेयरिंग करते हैं, और सबसे छोटे जनरेटर की बात करें या कोई मोटर की बात करें तो बूस बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्हीकल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ये वाला बेयरिंग। ठीक है, क्लियर है? तो भाई जितने लोग आते हो कम से कम थोड़ा सा एक, चलिए आप क्या कहेंगे छोड़ो। अब इसके बाद हम लोग शाफ्ट और पुली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शाफ्ट और पुली की बात करते हैं। और ये शाफ्ट और पुली, ये देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका पुली या शाफ्ट है। ठीक है, शाफ्ट है, शाफ्ट पर ही पुली फिट करते हैं। याद रखिएगा दो चीज आपको बता देते हैं, ये जो शाफ्ट है ये वाला शाफ्ट है, इस पर जो फीता लगाने वाला, धनकुटिया मशीन चलाते हो ना, अब तो डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, तो ये आपका इस पर पुली लगाते हैं। तो शाफ्ट जो बनता है ये वाला शाफ्ट, ये बनता है माइल्ड स्टील का। किसका बनता है? माइल्ड स्टील। ठीक है, अब इसके ऊपर जो पुली लगी होती है, इतना बड़ा पुली जिसमें हम लोग फीता वीता लगाते हैं, ये होता है कास्ट आयरन का। किसका होता है? कास्ट आयरन का। याद रखिएगा ये इस पर है आई बोल्ट। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं, आगे चलेंगे सबको देखते हुए। कह रहा है कि यह माइल्ड स्टील की बनी होती है। आर्मेचर और कम्यूटेटर और शाफ्ट, कह रहा है जो ये शाफ्ट है ना, इसी पर आर्मेचर फिट होता है, इसी पर कम्यूटेटर फिट होता है। पीछे आपको दिखाएं, अंदर से आर्मेचर और आगे में कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर ये दोनों फिट होता है किस पर? शाफ्ट पर फिट होता है। किस पर फिट होता है? शाफ्ट पर फिट होता है। अब एक बात आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो बॉल बेयरिंग पर ठहरती है, अभी क्या बोले, बॉल बेयरिंग पे ठहरती है, और पुली जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, इस पर लगा हुआ होता है ना, जिस पर फीता लगा करके एकदम पूरा मजा लेते हैं। मजा नहीं लेते हैं यार, आपने किसी मैकेनिकल पावर को ट्रांसफर करते हैं। आई बोल्ट, ये आपका आई बोल्ट है। आई बोल्ट मतलब क्या? ये देख रहे हैं, ये आपका आई बोल्ट है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। ये क्यों देते हैं? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, उठाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि एकदम लुढ़का देंगे या इसको पैर होगा, अरे भाई चलो एक जगह से दूसरी जगह, रास्ता पकड़ के इसे खींचेंगे, ऐसा नहीं करना। इसको आप सुरक्षित किसी फाउंडेशन पर सेट करने के लिए आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं। ये बॉडी के ऊपर होता है। ठीक है, और टर्मिनल तो अलग से होता है। टर्मिनल में क्या होता है? कम्यूटेटर और ब्रश के बाद जब करंट जाता है तो टर्मिनल पर जाता है, जहाँ से हम लोग सप्लाई लेते हैं। गौर से देखिएगा, हाँ आटा चक्की के मशीन में लगा हुआ होता है, सही बात है। मशीन को उठाने के लिए आई बोल्ट का आमतौर पर बॉडी के ऊपर क्या किया जाता है?
फिट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? फिट किया जाता है। ध्यान से देखिए, पूरी कंस्ट्रक्शन आपको आपके नज़र के सामने होना चाहिए। जब सर्किट डायग्राम बताएंगे तो याद रखिएगा, फिगर जब आपके दिमाग में आएगा, जो चीज़ हम आपको बताए हैं, उस समय कोई भी दिक्कत नहीं होता। आप समझते क्यों नहीं है? आपको भारी क्यों लगता है, टफ क्यों लगता है कि आपको काला अक्षर भैंस के बराबर सिखाया जाता है, बोर्ड पे लाया, ऐसे खींच दिया, ई क्या है रे भैया, ई कोर है, ई फलाना है, ढेकाना है, लिमका है। ये भाई, इससे अब जमाना बदल गया है। लोग मकान बना रहे हैं 3D प्रिंटिंग से, है? अब वही अक्षर पीछे आपको दिखा चुके हैं। उससे कुछ नहीं होना। अब कम समय में ज्यादा लर्निंग की आवश्यकता है। एकदम समझ के पढ़ना, रट के नहीं। रट, आप दिमाग लगाओ यार, रट के कितना पढ़ोगे, हैं? चलिए, अब आपको बता दें क्लियर रूप से, ये जो आपका पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट था, यानी बनावट क्या क्या मिलकर के आप जनरेटर का निर्माण कर रहे थे। अब जनरेटर आपका निर्माण हो गया। अब वोल्टेज कैसे पैदा होगा? तो वोल्टेज कहां पैदा होगा? अब बताइए, एक लाइन जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग कि वोल्टेज पैदा कहां होगा? वोल्टेज कहां पैदा होगा? ये बात बार बार याद रखना पड़ेगा कि भाई मेन काम है कि वोल्टेज कहां पैदा होगा। वोल्टेज कहां पैदा होगा? वोल्टेज कहां पैदा होगा? वोल्टेज पैदा होगा आर्मेचर में। अब आइए, आर्मेचर में जब वोल्टेज पैदा होगा तो आर्मेचर में क्या करना पड़ेगा? वाइंडिंग करना पड़ेगा। और आर्मेचर में जो वाइंडिंग करते हैं वो कौन से पदार्थ का करते हैं? आर्मेचर में जो वाइंडिंग करते हैं वो कौन सा पदार्थ का करते हैं? तो बाबू सोना, याद रखिए कि कॉपर का करते हैं, लेकिन सीधा सीधा कॉपर नहीं बोलना है। बोलना है क्या? एनामेल्ड कॉपर का करते हैं। पूरी चीज़ एकदम दिलो जान से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करने के लिए इच्छुक होंगे तो इस तरह के क्लास से अगर आप नहीं सीखेंगे तो दुनिया में कोई माइका लाल नहीं है कि आपको सिखा देगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर द पॉइंट आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें जो वाइंडिंग होता है वो दो प्रकार का होता है, आर्मेचर वाइंडिंग, क्योंकि इसी में आपको वोल्टेज या करंट पैदा होना है। वाइंडिंग करते समय ध्यान में रखा जाता है कि आपको वोल्टेज अधिक चाहिए या करंट अधिक चाहिए। उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। और जो आधा वीडियोज हम आपको दिखाए थे पिछली क्लास में, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है, जहाँ तक इंटरवल हो गया था, जहाँ कंस्ट्रक्शन की पूरी पार्ट एकदम 3D एनिमेशन के साथ आप देखे थे, उसके बाद वाइंडिंग की कहानी चलेगी। तो वाइंडिंग की कहानी हम लोग जब लेकर चलेंगे तो आपको आगे वाइंडिंग, इसको हम आपको लेकर आएंगे। ठीक है, और इस तरह से बहुत चीज़ें आपको आगे बाकी है, मज़ा आने वाला है। आगे चलेंगे इस तरह से हसीनाओं से सीखेंगे कि कौन सा वाइंडिंग आपको करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं। बताइए क्लास कैसा लगा? मज़ा आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार दिल से दिल लगाकर बोलिए, सच में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लास अगर डेली रहिएगा, शुरुआत में देखो हम ये कहते हैं कि मेरे साथ शुरुआत में मज़ा नहीं आएगा। मज़ा जब आएगा बीच मझधार में, नाव जब बीच में चलती है तो एक तरफ मंजिल होता है, एक तरफ आपके जिधर से किनारा होता है वो होता है। वहाँ से बस एक ही सहारा होता है कि अब पीछे लौटकर जाना नहीं है, जाना है तो अगले किनारे जहाँ आपको मंजिल है पहुँचना, वहाँ जाना है, चाहे जो भी जाए। डर शुरुआत में मज़ा नहीं आता, बीच में आता मज़ा आता है। ठीक है, चलिए सभी लोगों का वेलकम है। अब नेक्स्ट मिलेंगे